चलिए आज देखेंगे बेलन, है ना। बेलन नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे और उसको सिलेंडर बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में उसके लिए जो वर्ड है सिलेंडर। तो ये बेलन क्या है ना। इसको हम विस्तार से देखते हैं। तो बेलन जो है वो आयामी आकृति है ना। उसकी आयाम वाला 3 डायमेंशनल जो पढ़ते हैं उसके अंतर्गत है। मतलब ये मात्र इसका जो अस्तित्व है समतल में ही, ब्लैक बोर्ड में ही है, ऐसा नहीं है। जैसे हम चतुर्भुज पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, तो ये त्रिआयामी नहीं है, ठीक है। इसकी मतलब गहराई से, चौड़ाई से इसके मतलब नहीं रहेगा, है ना। मतलब एक तीसरा जो इकाई है उससे मतलब नहीं रहता। लेकिन ये बेलन ऐसा है जिसको आप त्रिविमीय आकृति है, अब बाहर में उसको अलग से देख सकते हैं, अस्तित्व है, त्रिविमीय अस्तित्व है उसका। तो जैसे मैंने एक आकृति यहाँ पर बना के रखा है, ये देखिए, ये बेलन की आकृति है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये वाला आकृति भी देख रहे हैं और इधर का भी देख रहे हैं। जब भी बेलन को रखते हैं तो इस प्रकार से रखते हैं, ऐसा रखते हैं, है ना। मतलब 2 वृत्ताकार भाग होते हैं इसके, ये देखिए, जिससे हम रखते हैं उसी को आधार कहते हैं। वृत्ताकार भाग 2 है, एक को शीर्ष मान लो और एक को आधार मान लो। हालांकि हम दोनों को भी आधार कर सकते हैं, दूसरे तरफ से भी उसको रख सकते हैं। तो 2 वृत्ताकार भाग होते हैं बेलन में, और एक जो है वक्राकार भाग होता है, ये वाला, ये पूरे भाग वक्राकार होता है। एक्चुअल में ये वक्राकार जो भाग है वो आयताकार होता है। इसका अभी हम भली भांति देखेंगे विस्तार से। ये जो दिख रहा है वक्राकार जो भाग, ये आयताकार होता है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो इसके पूरे जो सूत्र जो बनता है, कैसे इसका सूत्र की उत्पत्ति होती है, ये भी समझ जाएंगे। अब बताइए, ये जो है वृत्ताकार भाग है ये वाला, और 2 वृत्त बनेंगे और दोनों की त्रिज्या समान होगी, तब वह बेलन बनेगा। ऐसा नहीं कि एक छोटी त्रिज्या वाली है, एक बड़ी त्रिज्या वाली है, समान त्रिज्या वाली होनी चाहिए। अब यहां पर पूछा जाए बेलन की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई क्या बताएंगे। देखिए, ये जो 2 वृत्ताकार भाग है ना, 2 वृत्ताकार भाग है, उसके बीच की दूरी, मतलब देखिए यहां से लेकर पूरे यहां तक, पूरे लंबाई, है ना, यही इसकी क्या है, बेलन की ऊंचाई है। अब बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तो बेलन की त्रिज्या जो है ये वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ही, आप त्रिज्या जानते हो, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, ये देखिए सेंटर से लेकर एक हम परिधि में जाते हैं तो यही इसकी त्रिज्या है। तो बेलन की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या ही बेलन की त्रिज्या है, और ऊंचाई 2 वृत्ताकार जो भाग है उसके बीच की दूरी ही बेलन की ऊंचाई है। अब देखिए यहां पर, इसके पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ये देखिए ये जो वृत्ताकार भाग है, अगर इसका जो बाहर का पूरा ऐसे माप लें, ये देखिए बाहर का माप, जिसको बेलन की जैसे वृत्त की भाषा में वृत्त बन रहा है ना, तो वृत्त के भाषा से हम इसको ना परिधि बोलते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं आप, है ना, लेकिन वृत्त में हम क्या बोलते हैं इसको, परिधि, है ना। तो ये जो परिधि है, ये देखिए, ये बाहर वाला भाग को परिधि कहते हैं, सिर्फ बाहर का, ये अंदर पूरा इंक्लूड नहीं होगा, बाहर का माप, सिर्फ बाहर का माप। तो इसका मान क्या होगा, इस वृत्त की परिधि का माप आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अब ये समझिए आप लोग, बेलन का जो आधार है, आपको पूछ दिया जाए बेलन के आधार की परिधि क्या होगा, बेलन के आधार की परिधि, अर्थात वहीं पर लिख दीजिए वृत्त की परिधि। कैसा बनता है बेलन का आधार, वृत्ताकार, इसलिए वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, ये समझ जाइए। अब देखिए, आपको अगर पूछ दे बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन के आधार ये है, ये या किसी दोनों में से कोई एक भाग को हम आधार बना सकते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर वर्ग, है ना। ध्यान दीजिए, ये पाई आर वर्ग, इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो इसका मान आएगा पाई आर वर्ग। अब बताइए, ये देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, स्टूडेंट लोग तो समझ जाएंगे। हम जैसे यहां से चलना शुरू करते हैं, ये वृत्त की परिधि है, और चलते चलते पूरे राउंड तक आ गए, एक चक्कर लग गया पूरा, मतलब परिधि तक, है ना, पूरे परिधि पूर्ण कर ले वृत्त के। तो यहां पर इसका जो मान है, यहां से ऐसे घूमते हम पूरे यहां तक आ गए, तो उसका मान क्या होगा, 2 पाई आर।
क्या होगा 2πr, और इतने ही बराबर ये वाला भाग है, देखिए ये देखिए, ये वक्राकार भाग है ना, यहां से शुरू हुआ है वक्राकार भाग और ऐसे घूमते घूमते यहां तक आया है। मतलब वक्राकार भाग की जो चौड़ाई है, वक्राकार भाग की जो चौड़ाई है वो 2πr के बराबर है, ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। और इसकी लंबाई ये है, ये तो लंबाई जो है ऊंचाई, ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई, जो h माने हैं, h हो गया। अब इसको हम निकाल के देखते हैं। आपको अगर पूछे कोई ये वक्राकार भाग जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वक्राकार भाग समझ रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, ये वाला जो भाग है वक्राकार कहलाता है, और ये जो दो भाग और दिख रहा है वो वृत्ताकार है। इसमें एक बार पूछा गया है प्रयास परीक्षा में भी, इसमें कितने पृष्ठ होते हैं बेलन में, तो 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वृत्ताकार और 1 वक्राकार। और वक्राकार पृष्ठ जो है आयताकार होता है। अब देखिए कैसे आयताकार होता है, आप लोग इधर एकदम ध्यान से देखेंगे, अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, समझ जाएंगे। ये हो गया इसका वृत्ताकार वाला भाग हो गया है ना, ये दिखाई दे रहा है वृत्ताकार भाग, ये भी वृत्ताकार भाग है, ये हो गया 2 है ना, दूसरा वृत्ताकार भाग। अब ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये आयताकार है एक्चुअल में, ये कैसा है ये देखिए इस प्रकार से रोटेशन हुआ था है ना, से ये बन गया था वक्राकार भाग, लेकिन वक्राकार ही कैसा है, आयताकार है। अब इसकी माप बताइए, इसकी माप क्या होगी, ये देखिए ऐसा ये मतलब रोटेशन करते हैं तो इसकी माप क्या होगा, वृत्त की परिधि के बराबर, अर्थात ये वाला माप होगा 2πr, ये वाला माप कितना हो गया 2πr, और ये क्या है ऊंचाई, इधर जो है ये वाला जो भाग है ये देखिए ना, ये बेलन की ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, और ये क्या है उसकी वृत्त की परिधि के बराबर इसका माप है, मतलब ये 2πr हो गया और ऊंचाई h हो गया। तो देखिए आयत बन रहा है, आयत, ध्यान पूर्वक देखेंगे आप, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक का मान h है, एक ऊंचाई बन गया है, और एक क्या है 2πr, मतलब 2πr और h को जब गुना करते हैं तो वो बन जाता है 2πrh, और वही कहलाता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है ना। आप लोग को मैं पुनः बता दूं, बेलन में जो 3 भाग मुख्य रूप से रहते हैं, 2 वृत्ताकार भाग रहता है ना, वृत्ताकार भाग कितने रहते हैं 2 होते हैं, और एक होता है वक्राकार या आयताकार भाग। और ये जो माप है, ये देखिए ये वाला जो माप है वृत्त की परिधि के बराबर होता है 2πr के बराबर, और ये इसको तो मान ही लिए हैं ऊंचाई h है ना, तो ये वक्र पृष्ठ का सूत्र बन जाता है यहीं पर 2πr गुना h, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2πrh हो गया है ना। चलो इसके बारे में हम और बाद में देखते हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है मेन, कल और इसको क्लियर करेंगे। आज के जो टॉपिक है वो है आयतन है ना, बेलन का आयतन। देखिए आयतन का मतलब क्या होता है, किसी भी त्रिविमीय आकृति जो है, त्रिआयामी आकृति है, उसमें कितनी क्षमता है ना, कोई द्रव्य कितना आता है। अब द्रव्य का मतलब सिर्फ द्रव नहीं होता है ना, द्रव्य और द्रव आप लोग साइंस जैसे पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर कर दूं मैं, द्रव्य का मतलब होता है उसको मैटर भी बोलते हैं है नहीं, और द्रव मतलब अलग है लिक्विड, तो मैटर का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस कोई भी आ सकता है, ठीक है। मतलब जैसे ये देखिए एक गिलास दिखाई दे रहा है आपको है ना, ये पूर्णतः बेलनाकार है, क्यों, क्योंकि इसके 2 वृत्ताकार भाग है, ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड वाला। एक आधार हम निकाल दिए हैं, ये लगा दिए दूसरा आधार मान के चलो है ना, ये 2 आधार है, ये देखिए एक नीचे में है, ये आधार हो गया एक वृत्ताकार, और ये 2 वृत्ताकार होते हैं, और एक कैसा होते हैं ये वक्राकार, और यही वक्राकार कैसे होते हैं आयताकार। अभी मैंने निकाल के बताया, एक बार पुनः दिखा देता हूं। ये देखिए ये बेलन है, बेलन को जैसे हम निकाल के देखे, वक्राकार को जब निकालते हैं पता चलता है कि आयताकार होता है, वक्री भाग कैसा होता है आयताकार। अब आपको पूछा जाए वक्र पृष्ठ, मैं तो 60 में बताता हूं आप लोगों को वक्र पृष्ठ क्या है, केवल ये वाला भाग वक्राकार भाग, ये वाला जो आयताकार भाग है ना वक्राकार भाग, यही वक्र पृष्ठ है, इसी का माप केवल
इसके वृत्ताकार भाग को हटा दीजिए, अंदर का भाग लीजिए, तो ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, पूरा भाग। अब इसमें हम पूरे इसके वृत्ताकार भाग को भी ले लें। ये देखिए वृत्ताकार भाग को इसमें जोड़ दिए, तो इसका जो माप है, देखिए अंदर का माप नहीं, सिर्फ इसी का माप, दो ठने वृत्त का माप और एक आयत का माप, तीनों को जोड़ दो तो ये कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में हम दो वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं। देखिए क्षेत्रफल, पूरे भाग आता है ना, पूरे भाग मतलब क्षेत्रफल, दो वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और एक आयत के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तो वो बन जाता है, मतलब बाहर का माप, वो कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ तो आप समझ गए हैं। जैसे एक प्रश्न है, आगे आएगा, है ना, और ज्यादातर वही थ्योरी चल रहा है, इसलिए आप लोग मतलब समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हम कुछ बनाएंगे तभी क्लियर कर पाएंगे, है ना। चलिए जैसे जैसे आते हैं हम बताते जाते हैं। तो आयतन बता रहा था, इसमें कितना आ जाएगा। जैसे हम रेत डाल रहे हैं तो कितना रेत आ जाएगा, मिट्टी कितना आ जाएगा, पानी डाल रहे हैं तो पानी कितना आ जाएगा, मतलब कुल मिला के त्रिआयामी आकृति की धारिता, उसमें कितना आ सकता है आयतन, है ना। और द्विआयामी आकृति है, जैसे द्विविमीय आकृति है, चतुर्भुज, त्रिभुज, इसका आयतन नहीं होता, है ना, वो तो मात्र समतल में उसका अस्तित्व है, एक ब्लैक बोर्ड में उसका अस्तित्व है, कागज में उसका अस्तित्व है बाहर में, लेकिन बाहर से उसको ऐसे निकाल के देखें तो उसकी मतलब ये नहीं रहेगा, धारिता नहीं रहता, उसमें कुछ आएगा नहीं। तो ये बेलन है। अब इसमें कितना पानी आएगा, इसको आपको पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे, क्या करोगे इसके लिए? पहले तो हम देखेंगे इसका केंद्र कहां पर है। ये केंद्र हो गया, यहां से केंद्र से परिधि की दूरी माप लेते हैं, यही बेलन की त्रिज्या होगा। किसकी त्रिज्या होगा? बेलन की त्रिज्या। और उसके बाद इसमें इसका ऊंचाई माप लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों जो वृत्ताकार भाग है उसके बीच की दूरी, ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई और त्रिज्या पता रहना चाहिए, तब उसका आयतन निकलेगा। अब मैं यहां पर बता देता हूं एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, बेलन का आधार। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है ना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, वृत्ताकार होता है, और यहीं से पूरे सूत्र की उत्पत्ति हुई है। आप अच्छा डीपली जाएंगे, हाँ हेलो, तो जितनी भी जो सूत्र है उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। हाँ जी, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, है ना। तो देखिए बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। अब बताइए, जैसे इसका क्षेत्रफल पूछ दे कोई, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? वो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां लिखिए बेलन का आधार का क्षेत्रफल, है ना, के आधार का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा? वृत्त के क्षेत्रफल, है ना, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग, है ना, वृत्त बनता है बेलन का आधार। इसी प्रकार बेलन के आधार की परिधि, है ना, बेलन के आधार की परिधि, और बेलन की आधार की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, क्योंकि यही वृत्त की परिधि है ना। बेलन की आधार के बारे में बता दे तो हमको वृत्त में लेके चलना है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर आयतन की बात आती है, बेलन की आयतन, बेलन की आयतन, इसके क्या सूत्र होंगे? तो देखिए इसमें कितना आएगा कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए एक तो ये आधार का क्षेत्रफल इसकी मतलब साइज को बता देता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब ये देखिए, आपको इतना वृत्ताकार एरिया का कितना लंबा, इतना साइज का, मतलब बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये हो गया, का कितना लंबा साइज का जाएगा वो, है ना, उसकी लंबाई कितनी होगी उस वस्तु की, है ना, उसके आधार का क्षेत्रफल तो आ ही गया है, तो इस आधार के क्षेत्रफल वाला कितनी लंबी आकृति होगी, मतलब उसकी ऊंचाई। कुल मिला के कहो बेलन की आयतन निकालना है तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई को गुना करते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल में किसको गुना करते हैं? उसकी ऊंचाई को। उसी को ऊंचाई कहीं कहीं लंबाई के रूप में भी प्रयुक्त होता है, ध्यान दीजिए,
ऊंचाई का मतलब ऐसा नहीं कि स्थायी रूप से वो ऊंचाई ही रहेगा। ऊंचाई कभी गहराई में भी प्रयोग करते हैं और कभी लंबाई में भी प्रयोग करते हैं, वो वस्तु देखकर उसका प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए अब मैं अभी बता रहा था बेलन की आयतन निकालना है, तो देखिए ये वाला माप का, इस साइज का मतलब बेलन के आधार का क्षेत्रफल है ना, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का कितनी लंबी आकृति है, मतलब वही क्या है उसकी ऊंचाई। तो दोनों को जब गुना कर दें तो उसकी माप जो है आयतन, कितना उसमें क्षमता है, धारिता है, उसका मान पता चल जाता है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसके सूत्र को। बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब मैं बता चुका हूं पहले से कि वो वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल और बेलन की ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, तो पाई आर वर्ग h। जब भी आप बेलन पढ़ेंगे तो बेलन में दो इकाई का मान हमको पता होना चाहिए, एक तो उसकी त्रिज्या, व्यास भी दिया है तो वहां से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, और दूसरी उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखिए ये बेलन बना है, ये देखिए एक हो गया, एक को शीर्ष मान सकते हैं, दूसरे को आधार मान सकते हैं, दोनों वृत्तों के बीच की दूरी को ऊंचाई s से दर्शाते हैं, और बेलन की त्रिज्या मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है अंदर में है ना, इसको ही बेलन की त्रिज्या, वही वृत्ताकार जो वृत्त बन रहा है ना उसकी त्रिज्या ही बेलन की त्रिज्या है। तो सूत्र की उत्पत्ति समझ में आ गया होगा, सभी सूत्र जो है चाहे वक्र पृष्ठ निकालें, कल हम देखेंगे वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की उत्पत्ति कैसे होगा सूत्र की, है ना। तो अवधारणा में आप लोग जाइए तो वहां से स्पष्ट हो जाता है। चलिए हम प्रश्न में जाते हैं, समय आज बहुत कुछ निकल गया है, आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया है। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या बनता है ना, पहले देखिए बेलन के आधार क्या है ना। और कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं है ना, ध्यान देंगे अपना, जैसे स्क्रीन शेयर कोई कर रहे हो ना उसको बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग। तो पाई आर वर्ग का मान दे दिया है। देखिए एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल और बेलन का आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और उसका मान दे दिया है 1386 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग होगा। ध्यान दीजिए जब क्षेत्रफल में आ गया तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग होगा। अब ऊंचाई भी दे दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब पाई आर वर्ग का भी मान दे दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए जब भी बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हो और ऊंचाई दिया हो तो उसकी आयतन निकालना और आसान हो जाता है, सीधे सीधे दोनों को हम गुना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक मान है पाई आर वर्ग का बेलन के आधार का क्षेत्रफल और एक ऊंचाई हो गया, तो दोनों जब मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे उसको गुना कर देते हैं। देखिए पहला नंबर का प्रश्न देखते हैं, दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है 1386 सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये दिया है। ठीक है, अब एवं ऊंचाई यहीं पर लिख दीजिए, एवं ऊंचाई, ऊंचाई को यहाँ h लिख सकते हैं, h से दर्शाते हैं कितना है, और यहाँ h लिखने की भी जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे सीधे ऊंचाई लिख देना है ना जब फार्मूला लिखेंगे तो देखिए ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, सीधा आयतन निकालने के लिए दोनों दे दिया है तो सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। और इसमें समझना है तो ऊंचाई h का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। अब यहां महत्वपूर्ण पार्ट ये है, बताना पड़ेगा जबकि बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना, ये बताना पड़ेगा, वृत्ताकार होता है, तभी बेलन के आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से मैच करेगा। ठीक है, ये बताइए वृत्ताकार होता है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर, इसको लिख दीजिए एक बार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 60 में और गुना ऊंचाई। अब इसके एक्चुअली मान लिख दीजिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक बार उसको किससे दर्शाते हैं, पाई आर वर्ग है ना, तो पाई आर वर्ग भी लिख सकते हैं एक बार, और एक बार एच भी लिख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक बार बताना पड़ेगा, है ना। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग बराबर करके लिखिए यहाँ पर कोष्टक में, तो पाई आर वर्ग गुना एच। देखिए बेलन का आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और वृत्त का क्षेत्रफल का मान दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का मान दिया है 1386 गुना ऊंचाई दिया है 15, है ना। 15 से आप इसको गुना कर लीजिए, ठीक है ना। 1386 है तो 15 से का हो गया 90, 9 हासिल हो गया, और 15 अट्ठे 120 हो गया, तो 9 हासिल कर दिए, तो है नहीं 9 बोलता हूँ, 9 लिखेंगे 12 हासिल हो गया, और 15 तिया 45, है ना। 45 और 12 हो गया 57, 7 लेते हैं और हासिल में कितना चला जाता है, 5 चला जाता है, 15 एकम 15 और 5 हो गया 20, 20,790। चूंकि देखिए आयतन है, देखिए क्षेत्रफल में 2 इकाई रहते हैं, है ना, इसमें आयतन है, और यहाँ पर कुछ लोग जो है विद्यार्थी लोग, है ना, स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, है ना। स्क्रीन शेयर ना कीजिए, कंटेंट शेयर ना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं बता रहा था आयतन के बारे में, इसके क्षेत्रफल में सिर्फ 2 इकाई लंबा और चौड़ा से मतलब रहता है, गहरा से ऊंचा से मतलब नहीं रहता, लेकिन आयतन में ये तीनों को लेते हैं, लंबा चौड़ा के साथ उसकी गहरा भी चाहिए, गहराई भी चाहिए, तो इसलिए इसमें घन आता है ना। वर्ग ना आके क्या आता है, घन। घन मतलब 3 को बताता है, 3 यूनिट, और ये त्रिआयामी आकृति होना उसके लिए, है ना, एक समतल की आकृति नहीं होना, बाहर के ऐसी आकृति होना जिसको हम स्पर्श कर सकें, अलग से उसको हम देख सकें, अंतरिक्ष में या त्रिविम में उसकी अस्तित्व का कल्पना कर सकें, ऐसी आकृति ये त्रिविमी कहलाती है। जितने भी आकृति हम प्रयोग करते हैं, है ना, और ब्लैक बोर्ड में चिपका के, या कहीं जैसे खेत है, खेत के उसकी हमको मोटाई से मतलब नहीं है ना। खेत जब खरीदते हैं तो उसकी मोटाई मापते हैं क्या, कितने अंदर तक है, गहराई मापते हैं क्या, नहीं मापते, लंबा और चौड़ा, तो द्विविमी आकृति होती है। लेकिन कुछ आकृति ऐसी होती है जिसकी मोटाई से या गहराई से या ऊंचाई से भी मतलब होता है, तो ये कहलाता है त्रिविमी या त्रिआयामी आकृति। तो इसमें घन इसलिए आता है क्योंकि लंबा चौड़ा और ऊंचा तीनों का समावेश। आयतन, धारिता, ठीक है, जब भी धारिता आएगा या आयतन आएगा तो घन के साथ इकाई लिखेंगे। घन सेंटीमीटर है, या त्रिघात लिख देते हैं उसी को, 60 में अगर लिखना चाहेंगे तो सेंटीमीटर त्रिघात भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी बेलन का आधार का क्षेत्रफल की बात आता है तो आप लोग कल्पना कर लेना, बेलन के आधार वृत्ताकार बनता है, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का मान दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं, है ना, और आगे प्रश्न को करते हैं कवर। ये आप लोग भली भांति कर लीजिए। बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, क्योंकि उसका जो आधार है वो वृत्ताकार होता है। चलिए आगे, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की एक ठोस छड़ बनवाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ज्ञात करना है, यहां से समझ में आ जाता है। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली, देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा त्रिज्या में दिया रहे, उसको व्यास में भी दिया रहेगा। देखिए पूरे ये देखिए, ये मान के चलो ये पूरा 1.4 है, यहां से यहां तक व्यास दे दिया है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास का जस्ट क्या करते हैं, आधा करते हैं, है ना, उसको 2 से भाग दे दीजिए तो वहां से त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। तो 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 90 सेंटीमीटर लंबी, है ना, यहां पर ऊंचाई नहीं बता रहा है ना, लंबी लोहे की ठोस छड़। अब बताइए जब व्यास लिख रहा है, क्या लिख रहा है, व्यास, है ना, व्यास लिख रहा है मतलब उसकी आकृति कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। व्यास और त्रिज्या की बात हो रही है तो आकृति हम कैसे लेंगे, 2 व्यास तो नहीं दिया है, दीर्घवृत्त की बात नहीं हो रही है ना। व्यास लिखा है मतलब कैसा होगा उसकी आकृति, वृत्ताकार होगा। तो वृत्ताकार है लेकिन उसकी लंबाई भी दिया है, मतलब वो आगे बढ़ा है। ऐसी आकृति है जो वृत्ताकार तो है लेकिन वो लंबा आगे बढ़ा है, लेकिन उसी को खड़ी कर दे तो ऊंचा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की ठोस छड़। देखिए लोहे की ठोस छड़ मतलब क्या होता है, ठोस मतलब वो खोखला नहीं है, खोखला नहीं है, अंदर में भी पूरा लोहा से बना हुआ है,
ठीक है। छड़ बनवाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होगी, देखिए कितने लोहे, धारिता को बता रहा है, आयतन को, कितनी मात्रा में लोहे चाहिए। इस साइज का छड़ बनवाना है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास होना चाहिए और लंबाई 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाला और लंबाई कितना होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर। तो कितने लोहे की आवश्यकता होगी, समझने की कोशिश कीजिए। मैं पुनः और बता दूं, वक्र पृष्ठ में सिर्फ दोनों मतलब वृत्त को घटाकर बाकी भाग को लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में दोनों वृत्त को लेते हैं और वक्री भाग को भी लेते हैं, लेकिन अंदर के भाग उसमें इंक्लूड नहीं होता। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं, आप लोग समझेंगे। जैसे कुआं है, आगे प्रश्न आएगा कल के जो कालखंड में, कुआं में प्लास्टर करना है। अब कुआं में प्लास्टर करना है तो कहां कहां प्लास्टर करना है, कुआं खुदा दिया गया है, अब नीचे में प्लास्टर नहीं होगा, पानी नीचे से आता है, यानी कहां पर प्लास्टर होगा। ऊपर तो हमको पानी निकालना है तो ऊपर भी खुला रहेगा, ऊपर वाला वृत्ताकार भाग भी प्लास्टर नहीं हो रहा है, नीचे भी प्लास्टर नहीं हो रहा है, तो कौन से भाग प्लास्टर हो रहा है, वक्री भाग प्लास्टर हो रहा है, तो वह उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। और जैसे कोई ड्रम है, ड्रम के जो उसकी ढक्कन है और उसके आधार है, मतलब शीर्ष है, आधार है, और ड्रम का जो बाहरी वाला जो भाग है उसी का क्षेत्रफल मात्र निकालें तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। और उसकी क्षमता को भी देखिए, ठोस शब्द से क्या हो गया, देखिए ड्रम कैसा रहता है, खोखला रहता है, तो खोखला रहता है तो उसकी मटेरियल कितना लगेगा बनाने में, उसके संपूर्ण पृष्ठ के बराबर मटेरियल लगेगा। ठीक है, मतलब दो वृत्ताकार भाग और एक आयताकार भाग या वक्राकार भाग। लेकिन जब छड़ बनाना है तो पूरे भाग की जरूरत है, ठोस छड़ बनाना है, तो क्या ज्ञात करना है, आयतन, पूरे कंप्लीट उसकी धारिता को बताता है, तो इसमें आयतन ज्ञात करना है। समझने की कोशिश कीजिए इसमें। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले तो लिखेंगे हल, है ना। क्या क्या दिया है, दिया है एक, यहां पर एक शब्द बेलनाकार जरूर लिख दीजिएगा, है ना, बेलनाकार, क्योंकि जब त्रिज्या दिया है, व्यास दिया है, व्यास को निश्चित दे दिया है, तो बेलनाकार ही बनेगा, बेलन ही बनेगा, है ना। तो बेलनाकार छड़ का व्यास दिया है, कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, जब व्यास से हम त्रिज्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, त्रिज्या को r से दर्शाते हैं ना, क्या होगी, उसकी आधा कर देते हैं, बटा 2 कर दीजिए, 1.4/2 सेंटीमीटर। तो इसको आप भाग भी दे सकते हैं, काटने पर आएगा। देखिए 2 सत्ते 14, 7 बार गया, दशमलव के बाद एक अंक है तो उत्तर में भी दशमलव के बाद एक अंक आएगा। 0.7 कहो या पढ़ने के लिए 0.7 सेंटीमीटर। ये देखिए 0.7 सेंटीमीटर क्या हो गया, त्रिज्या बेलन का। अब इसकी जो लंबाई दिया है इसी को ऊंचाई मान सकते हैं, है ना। तो लंबाई भी लिख दीजिए, लंबाई, बेलन की लंबाई कितना दिया है, या ऊंचाई भी लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख दीजिए ऊंचाई h कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर। तो सीधे सीधे अब फार्मूला में लिखेंगे, हम लगाएंगे, है ना, इसका क्या निकालेंगे, आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई r वर्ग h। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ऊंचाई ना कहकर उसको लंबाई कहते हैं तो l भी लिख देते हैं। कईयों सूत्र आप देखेंगे, बेलन के आयतन का जब सूत्र लिखते हैं तो पाई r वर्ग l भी लिख देते हैं, क्योंकि l से लंबाई, लेंथ मान लेते हैं, ये भी आप ले सकते हैं, और h भी लिखते हैं तब भी वही मतलब है ना। एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर पाई r वर्ग h या l, है ना। यहाँ पर भी l लिखोगे तब वहां पर l लिखेंगे, है ना, तब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को ही क्या माना गया है, लंबाई माना गया है, और ऊंचाई को जब लंबाई माना गया है तो हम क्या ले लेंगे, l। अब मान रखिए पाई का मान होता है 22/7, r का वर्ग, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या आया है, चाहे तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, इसको अभी भाग नहीं देंगे तो हम भाग दे दिए हैं 0.7, तो 0.7 का वर्ग, और l मतलब है उसकी लंबाई, लंबाई है 90 सेंटीमीटर। ये देखिए मान रखे हैं सीधे सीधे, बेलन का
आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो उसके त्रिज्या का और ऊंचाई का मान पता होना चाहिए। कई बार त्रिज्या का न देकर किसका दिया रहता है, व्यास का दिया रहता है, तो उसके आधा कर लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए और निकालिए। तो देखिए बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच, एच ना लिखकर हम क्या लिखे हैं एल, एच भी लिखते हैं तब भी गलत नहीं होगा, आगे बना सकते हैं। एल लिखने से है हम यहाँ ऊंचाई ना आकर क्या आया है, लंबाई आया है, तो हम लेंथ लिख दिए हैं, हालांकि बेलनाकार बन ही रहा है। छड़ को हम आड़ा रखते हैं ना ऐसे, और उसी को खड़ा कर दें तो ऊंचा भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हल करते हैं। वर्ग आया है मतलब कितने बार आया है, वो 2 बार आया है। 0.7 गुना 0.7 गुना 90, तो किसी एक को डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, और उसके बाद आप उसको गुणा कर दीजिए जितने भी है ना। तो एक आध हम भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, कितने बार गया, 1 बार गया, 0.1, है ना। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं उसको, इस प्रकार से आएगा वो, जब लिखेंगे तो 1/10 और 1/10 मतलब 0.1, है ना। ये देखिए ना सीधे सीधे, पहले ना अब जब भाग देते हैं तो दशमलव को भूल जाओ, गुना करते हैं या भाग देते हैं दशमलव छोड़ दीजिए, 7 को 7 से भाग देते हैं, कितने बार जाता है, 1 बार। अब ये देखना है दशमलव के बाद कितने अंक लिखा हुआ है वहां पर, 1 अंक, तो दशमलव के बाद 1 अंक लिखना ही है, तो 0.1। तो देखिए किसका किसका गुना होगा, 22 का होगा, 0.1 का होगा, और 0.7 का होगा, और 90 का होगा। और जो भी उत्तर आएगा उसके बाद मतलब जैसे उत्तर आने के बाद क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक लिखेंगे। देखो ना, दशमलव के बाद 1 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक, कुल मिला के दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए, है ना। तो पहले पूरा गुना कर लेना, और गुना करने के बाद दशमलव के बाद कितने अंक लिखना है, 2 अंक लिखना है, बचा के उसको लिखना ही है। तो देखिए गुना करते हैं, पहले गुना कर दीजिए, दशमलव अभी भूल जाइए, है ना। तो 2 पार्ट हम कर सकते हैं, इसका गुना इसके, इसका गुना इसके साथ भी कर सकते हैं। जैसे 22 से कम 22 हो गया, है ना, 22 से कम 22, और ये इसका गुना कर दीजिए, है ना, 9 सत्ते 63, दशमलव भूल जाइए अभी, या यहीं पर भी लगा सकते हैं, 22 से कम 22 तो 2.2 हो गया ये, है ना, 22 से कम 22 2.2, और 9 सत्ते 63, एक शून्य उतारे, अब दशमलव बाद 1 अंक मतलब इतना ही आएगा, 63 ही आएगा ये, है ना। मतलब या इसमें आपको कंफ्यूजन लगेगा, पूरे गुणा कर देना आप, है ना, जो भी है एक मुश्त गुणा कर देना। तो देखिए मैं सीधा अंतिम स्टेप लिखता हूँ, सब जब गुणा करोगे 22 से कम 22 9 सत्ते 63 630 मान लो, है ना, जब एक मुश्त जब गुणा करोगे उसके बाद देखिए 22 किया 67 का 6, है ना, हासिल कितना गया, 6 गया। अब 22 6 का 132, है ना, 22 पंचे 110, और 22 छः का 132, और 132 में कितना हम जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा 138। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक आएगा, है ना, यहाँ तो दशमलव नहीं है, यहाँ क्लियर कर दिए थे, तो ये पूरा अगर लिखते हैं ना तो दशमलव के बाद 1 अंक आएगा यहाँ पर, है ना, 1 अंक आएगा। पूरा गुना करेंगे, देखिए 22 एकम 22, दशमलव के बाद 1 अंक, ये भी हो गया, 9 सत्ते 63, ये एक्चुअल में 630 आ रहा है, लेकिन दशमलव यहाँ पर लग गया है, तो दशमलव के बाद शून्य लगता है तो इसका वैल्यू ही नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, गुना कर दीजिए सीधे सीधे जो भी आता है। देखो कितना गुना करेंगे आप, 22 गुना 1 गुना 7 गुना 90, आपका काम आप लोग क्या करेंगे, 22 गुना 1 गुना 7 गुना 90, जो भी उत्तर आएगा दशमलव लगाएंगे तो उस पर 2 अंक बचेगा, और गुना करने पर आएगा 13,860 आएगा वो, है ना। मतलब यहाँ पर कि शून्य को लिखने की जरूरत नहीं है, इधर जो भी जीरो आए दशमलव के बाद अगर लास्ट में जीरो आता है इधर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो 138.6 और आयतन है करके क्या रहेगा, घन सेंटीमीटर। देखिए अगर 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली और 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की एक ठोस छड़ बनाना है तो उसके लिए कितना लोहा लगेगा, 138.6 घन सेंटीमीटर लोहे की आवश्यकता होगी, 138.6 घन सेंटीमीटर लोहे की आवश्यकता होगी। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर हो गया होगा। आयतन ही है आज का जो टॉपिक है हमारा। चलिए एक प्रश्न तो हो ही जाएगा।
देखिए ये प्रश्न ऐसा है, ये पूर्णतः शाब्दिक टाइप का मिलेगा, यहाँ पर मान कुछ नहीं दिखेगा। देखिए यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा, है ना। कोई आधा कर दिया जाए बोलते हैं, कोई दुगुना कर दिया जाए बोलते हैं, है ना। तो आधा कर दें तो क्या होगा, मैं इसका एक ट्रिक बताया था एक दिन और कालखंड दिया था, है ना। जैसे उसके वर्ग के क्रम में हो जाता है, वर्ग के क्रम में इसका जो है मान वो प्राप्त होगा, है ना। लेकिन अनुपात को भी देखिए प्रश्न में क्या दिया है, जैसे हम दुगुना करते हैं, ये एक मिनट में एक उदाहरण से मैं समझाता हूं, है ना। एक बेलन है, बेलन के व्यास को हम बढ़ा के दुगुना कर दिए, तो अनुपात आएगा उसके वर्ग के क्रम में, 2 गुना किए तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4:1 हो जाएगा नया आयतन, 4:1। अगर 3 गुना किए, हम बेलन के आयतन को बढ़ा दिए, उसके व्यास को, बेलन के व्यास को बढ़ा के उसको कितने कर दिए, 3 गुना कर दिए, तब क्या होगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो नया वाला बेलन 9 भाग ज्यादा हो जाएगा उसका, है ना, 9:1 में आ जाएगा। अगर 4 गुना कर देते हैं, बेलन के व्यास को बढ़ा के 4 गुना कर देते हैं, तो पहले वाले बेलन और अभी जो बढ़ाए हैं वो वाला बेलन, है ना, उसमें अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार से भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा अलग मेथड का प्रयोग करना है, थोड़ा आप लोग दिमाग में थोड़ा जोर देंगे तब ये कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, पहले जितना व्यास है उसका क्या कर दिए आधा। देखिए, और जब भी आप गणित बनाते हैं, आयतन निकालते हैं, तो हमको तो त्रिज्या निकालने के लिए ऐसे ही व्यास का आधा करना पड़ता है, व्यास का आधा करेंगे तब क्या निकलता है त्रिज्या, और त्रिज्या निकलेगा तब हम आयतन निकालते हैं। तो यहां पर व्यास का आधा ऑलरेडी पहले कर रहे हैं, है ना, वो त्रिज्या वाला नहीं है, तो बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन पहले नंबर में कौन सा है, नया बेलन, पहले नंबर में कौन सा आया है नया बेलन। नया बेलन कौन सा है, व्यास आधा करने के बाद नए बेलन का आयतन और पहले वाले बेलन के आयतन का अनुपात निकालना है कि कितना अंतर आया, आधा किए तो कितना कम हो गया। तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसको सांकेतिक में ही बनाना पड़ेगा। देखिए माना कि पहले बेलन, है ना, या पहले वाले है ना बेलन का व्यास बराबर डी है। देखिए व्यास को डायमीटर मतलब डी से दर्शाते हैं, पहले वाले का क्या है डी है, तो पहले वाले की त्रिज्या क्या होगी, इसलिए त्रिज्या, तो इसको हम मान लेते हैं, है ना, इसको पहले क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, बाद में आधा किए हैं तो बड़ा वाला त्रिज्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। चलिए देखिए त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कठिन नहीं है। पहले वाले बेलन का व्यास डी है, अब व्यास के बगैर हम व्यास से ही हम हल तो नहीं कर पाएंगे, आयतन निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा त्रिज्या। क्या किए, व्यास का आधा किए, 2 से भाग देना मतलब आधा करना, है ना। प्रश्न शायद नहीं बन पाएगा, 2 मिनट है समय। अब देखिए एवं व्यास आधा करने पर नए बेलन का व्यास, देखिए व्यास को ही बात कर रहे हैं ना, नए बेलन का व्यास d/2 है ना, ये व्यास है त्रिज्या नहीं है ना। ये देखिए पहले वाले बेलन का व्यास क्या है d है, तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या क्या हुई d/2। अब आधा कर रहे हैं, ये पहले वाले व्यास को क्या कर दिए आधा करना मतलब 2 से भाग देना, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, एवं त्रिज्या नए वाले बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी। अब इसको छोटा r से दर्शा दीजिए, तो ये हो जाएगी, इसका भी आधा करो, आधा करना मतलब 1/2 से गुना करना, मतलब ये d/2 गुना 2 करेंगे ना तो d/4 हो जाएगा। ये 2 त्रिज्या मिल गया, बड़ा त्रिज्या छोटा त्रिज्या। अब जो कहा गया है उसके आधार पे भाग दीजिए, किसको पहले ऊपर लेना है नए बेलन का आयतन और पहले वाले बेलन, तो नए वाला बेलन ये वाला हो गया,
तो आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर मैं कर देता हूं, है ना, समय मात्र 1 मिनट है, अगर हो जाए तो पाई आर वर्ग एच बटा पाई आर वर्ग एच, नए बेलन का आयतन बटा, आयतन है ना, अनुपात मतलब बटा, नए बेलन का आयतन बटा पुराने पहले वाले बेलन का आयतन। तो मान रखिए पाई 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 कट जाएगा, पाई पाई कैंसल, आर वर्ग बटा आर वर्ग, तो एक है छोटा वाला आर वर्ग बटा डी बाई 2, इसका वर्ग हो गया, है ना, तो डी का वर्ग डी वर्ग हो गया, और 4 का वर्ग 16, अब ये ऊपर नीचे हो जाता है, दो भिन्न हो तो 2 का वर्ग 4 और डी का वर्ग डी वर्ग, डी वर्ग डी वर्ग कैंसल, तो 4 बटा 4 चौक 16, 1:4, है ना, नए बेलन को पहले ले तो 1:4 और पुराने बेलन को पहले ले तो 4:1। तो उत्तर अगर आप देखेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 4:1 का हो या 1:4, नए का कम होगा ना, तो नए को ऊपर लेते हैं तो 1:4, 1/4 मतलब 1:4, नए बेलन के आयतन और